देखो समझो सबसे पहले क्या होता है कि भूगर्भिक संरचना क्या होती है। भूगर्भिक संरचना क्या होती है उसको पहले समझ लो। किसी भी भूमि के, भूमि समझते हैं जमीन, धरातल के गर्भ में स्थित, किसी भी भूमि के गर्भ में स्थित विभिन्न जो संरचना है, बोलना चाहिए विशिष्ट संरचना है, उसको कहा जाता है भूगर्भिक संरचना। किसी भी क्षेत्र के भूमि के भीतर स्थित विशिष्ट संरचना भूगर्भिक संरचना कहलाती है। संरचना जो होता है समूहों का योगदान होता है। इसमें विभिन्न सेल समूहों का योगदान होता है। सेल समूह क्या होते हैं कि देखो क्या होता है, जमीन की जैसे परत पे आप नीचे जाते जाओगे, मिट्टी जो है, पत्थर है, चट्टान जो है, उसका प्रकार चेंज होते जाता है। जैसे आप लोग देखोगे किसी घर पे जब बोर वगैरह होता है ना, पानी के लिए जब बोर की खुदाई होती है, तब देखना धीरे धीरे क्या होगा, लेयर अलग होते जाते हैं चट्टानों का, है ना। सबसे पहले मिट्टी आएगी, फिर अलग तरह की चट्टान आएंगी, फिर कलर लाल चट्टान आएंगे, फिर खुरदुरा आएगा, ऐसा होगा। तो ये क्या होगा, नीचे नीचे सेल समूह है, ये जो लेयर है उसको कहा जा रहा है सेल समूह। और ये लेयर का निर्माण जो है ना, एक आदिकाल से होते आ रहा है। ठीक है। प्राचीन समय में 250 साल, 300 वर्षों से पहले, है ना, 300 करोड़ वर्ष से पहले तक चट्टाने जो थी, उनका ही टूट फूट से चेंज होते होते वर्तमान आप देख लो अलग अलग तरह की चट्टाने आपको दिखती है। अब समझना कि ये इनका रोल क्या है। क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र में ये सेल समूह अलग अलग होंगे, है ना। उस सेल समूह चट्टानों से ही क्या होता है, उस क्षेत्र का निर्धारण होगा कि वो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होगा, समतल होगा, कैसा होगा, है ना, पहला चीज। दूसरा, उसके ही क्या होता है, उस जगह की मिट्टी का निर्धारण होता है। तो चट्टान के टूटने से क्या निर्माण होता है, मिट्टी का, तो उससे मिट्टी का निर्माण होगा। अब मिट्टी से क्या होता है, उस क्षेत्र में वनस्पति कैसा होगा, पेड़ पौधा कैसा होगा, उसका निर्धारण होता है। अब वनस्पति के साथ साथ क्लाइमेट भी निर्धारित हो जाती है, क्योंकि वनस्पति जो है क्या करता है, एक क्लाइमेट को डिसाइड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो मिट्टी जो है ना, वो बताएगी कि वो क्षेत्र का जो मिट्टी है वो कृषि योग्य है या नहीं, और अगर कृषि योग्य है तो किस फसल के लिए उपयुक्त है। ये सभी का निर्धारण कौन करता है, यही चट्टानों से टूटने से, अपरदन से जो निर्माण होगा मिट्टी या क्षेत्र से होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। बात करते हैं इनके प्रकार की, बात करते हैं इनकी प्रकार की, सेल समूह के प्रकार। सेल समूहों के प्रकार कुल 6 प्रकार के होंगे। सबसे पहले हम नाम समझ जान लेते हैं 6, फिर एक एक करके 6 जो सेल समूह हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला, आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह, सबसे पहला सेल समूह आपका आर्कियन सेल समूह। ठीक है। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में 50% हिस्सा है जहां पर ये पाया जाता है, और ऐसा कोई भी क्षेत्र जी नहीं है जहां पे नहीं पाया जाएगा। बोल सकते हो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तार है इसका, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तार है। देखो इस मैप में अगर देखेंगे तो ये जो डॉटेड हिस्सा है, ये डॉटेड वाला जो है, ये है आपका आर्कियन सेल समूह। जो जितने डॉटेड दिख रहे हैं वो सारे क्या आपके आर्कियल सेल समूह है। और ये क्या होता है, पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग इसका विस्तार है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। ठीक है क्या। दूसरा जो सेकंड जो है वो है धारवाड़, धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह। दूसरा, धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह दूसरा नंबर पे है।
नेक्स्ट है तीसरा कडप्पा सेल समूह। देखो धारवाड़ सेल समूह यहाँ पे आपको दिखेगा, जो ये वाला है ग्रीन वाला जो है, जितने भी आप ग्रीन देख रहे हो, ये सारा आपका क्या है, धारवाड़ सेल समूह। ग्रीन वाला जितना दिख रहा है आपको, वो सारा क्या है आपका धारवाड़ सेल समूह। नेक्स्ट थर्ड है कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह, ठीक है। यहाँ पर जो ये रेड वाला शेड दिख रहा है जो आपको, ये है आपका कडप्पा सेल समूह। छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ के 25 से 30% एरिया पे ये पाया जाएगा। 25 से 30% क्षेत्र है जहां पर कडप्पा सेल समूह का विस्तार होता है। नेक्स्ट है चौथा गोंडवाना सेल समूह। नेक्स्ट है गोंडवाना सेल समूह। जो यहाँ ऊपर का हिस्सा देख रहे हो सरगुजा संभाग में, ये है आपका गोंडवाना सेल, है ना। दो हिस्सों में बटा हुआ, ऊपरी गोंडवाना, निचली गोंडवाना, है ना। ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा हिस्सा जो है वो क्या है, गोंडवाना सेल समूह के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ की बात करें पूरी तो 17% एरिया में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। पांचवा दक्कन ट्रैप। पांचवा है दक्कन ट्रैप। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ना, यहाँ पर इस तरह से एक यहाँ पे है और यहाँ पर भी है। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। और लास्ट विध्यंशैल समूह। विध्यंशैल समूह बहुत कम, इसका जो विध्यांचल पर्वत श्रेणी है उसके ही हिस्सा है। जो सबसे कम विस्तार है छत्तीसगढ़ में, वो है विध्यंशैल समूह। विध्यांचल समूह, है ना। ये जो विध्यांचल सेल समूह है, इसका ही अपभ्रंश, इसके टूट फूट से जो एरिया है ना आपका कडप्पा क्रम, वही है। इसका ही प्राचीन जो है नवीनतम रूप क्या है, कडप्पा क्रम का। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? फिर से एक बार देख लो। छह तरह प्रकार के सेल समूह हैं। सबसे पहला आपका आर्कियन सेल समूह, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में 50% एरिया में इसका विस्तार है। दूसरा धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह। तीसरा कडप्पा सेल समूह, है ना, 25 से 30% एरिया छत्तीसगढ़ में जहाँ विस्तार होगा इसका। चौथा है आपका गोंडवाना सेल समूह, 17% एरिया कवर करता है। पांचवा दक्कन ट्रैप और छठवा विंध्यन शैल समूह। इस तरह से ये पूरे बटे हुए। स्टार्ट करते सबसे पहला जो सेल समूह है वो है आर्कियन सेल समूह। देखो ये जो आर्कियन सेल समूह है, इस नाम पे एक वर्ड आया आर्कियन। आर्कियन का मतलब होता है प्राचीन, ना। आर्कियन का अर्थ ये जो आर्कियन सेल समूह है वो भारत की सबसे प्राचीन सेल समूह है। सबसे प्राचीन सेल समूह, सबसे प्राचीन सेल समूह, और जिसका विस्तार पूर्ण छत्तीसगढ़ में है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तार है। ऑलमोस्ट 50% एरिया में इसका विस्तार पाया जाएगा। ठीक है। अब देखो सबसे प्राचीन के साथ साथ
अगर ये सबसे प्राचीन है, देखो कोई भी घर जब बनता है तो आप क्या करते हो, उसका मेन क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है। उस पर डिपेंड करता है कि वो घर जो है किस तरह से होगा। छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान आकृति है, चाहे वो देख रहे हो कहीं पे पहाड़ ऊंचा है या कई जगह पे समतल एरिया है, कहीं पे गहराई है, ये निर्धारित किससे हो रहा है, इसी सेल समूह से। आर्कियन सेल समूह जो है वर्तमान छत्तीसगढ़ का आधार है ना, इस पे ही पूरा छत्तीसगढ़ जो है बसा हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान छत्तीसगढ़ की जो आकृति है, जो शेप है जिस तरह का, वो उसका निर्धारण कौन कर रहा है, यही आर्कियन सेल समूह कर रहा है। सबसे प्राचीन है ये भारत की और छत्तीसगढ़ की भी। छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट के लिए प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कहा जाता है अवर्गीकृत क्रिस्टली नीस चट्टान। अवर्गीकृत क्रिस्टली नीस या नाइस चट्टाने भी कहा जाता है, क्योंकि क्या होगा, ये बहुत प्राचीन समय से, प्राचीन का मतलब क्या होगा, ये जमीन के काफी ज्यादा गहराई पे है, तो इनका कोई वर्गीकृत नहीं है। यही है जो बाद में इनसे अलग अलग चट्टान बनी। अवर्गीकृत का मतलब क्या हो रहा है, ये किसी और से नहीं बने हैं, ये सबसे पहले बने। उसके बाद जितने चट्टाने आएंगे वो इनसे टूट कर बनेंगे, इनसे है ना धीरे धीरे सतह छिलकर टूट के अपरदन से बनेंगे। तो ये इनका कोई वर्गीकृत नहीं है, ये स्टार्टिंग से ही क्रिस्टलिनाइज के रूप में है जमीन पे, सबसे ज्यादा गहराई पे। क्लियर है कि यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये जो चट्टान है, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इस चट्टान में मिलेगा आपको ग्रेनाइट है। अगर मैप में देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कहाँ कहाँ तक विस्तार है इसका। आप यहाँ देखो बस्तर का पूरा क्षेत्र, यहाँ पे मध्य जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, और सब बिलासपुर संभाग का एरिया पूरा, और इधर पे इस तरह से आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। ठीक, देखो इसमें जो पत्थर चट्टाने पाई जाएगी वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट देखेंगे आप लोग, ग्रेनाइट चट्टान देखियो कैसा दिखता है, नहीं देखे, कौन सा वाला, किचन में देखियो, किचन की जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें जो लगता है ना ग्रेनाइट पत्थर, और कौन कौन से कलर का होता है वो, ग्रेनाइट का ब्लैक, ब्राउन, हल्का सा ग्रीन जैसा भी होगा, पिंकिश भी होता है, ये सारे वैरायटी है उसके, ये सारे ग्रेनाइट है। और पत्थर कैसे होते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, है ना, कठोर चट्टान होते हैं। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, जो कठोर हो, पूरा पैक होगा, घन जैसा होगा ना, वैसा होता है, वो होता है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेनाइट, इसी चट्टान का हिस्सा है। आर्कियन जो सेल समूह है ना, उसका हिस्सा है, उसमें ही आपको पाया जाता है ग्रेनाइट, इसलिए उसका रेट ज्यादा है, क्योंकि आसानी से नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि जमीन खोदे पत्थर निकाल ली, काफी ज्यादा गहराई पे है, तो आसानी से आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक, नीस व निस्ट, नीस व शिस्ट, ये भी चट्टान वैसा ही दिखता है, पर हल्का सा अलग होगा ये। जैसे अलग अलग कलर होते हैं ना, जैसे आपने जो कलर बताया डार्क बहुत से गहराई पाया जाएगा, इसका ही थोड़ा अलग अलग होगा, हल्का पिंक जैसा होगा, हल्का व्हाइट जैसा होगा, उनको ही कहा जा रहा है नीस चट्टान। ठीक है, नीस चट्टान। फिर आज जो आग्नेय चट्टान, और देखो आग्नेय चट्टान क्या होता है, जमीन के अंदर जब गहराई पे है तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे रासायनिक क्रियाएं होती है। जमीन के भीतर आप देख रहे हो ना, ज्वालामुखी आ गया या प्लेटें सरक गई, आपस में टकराया, गर्म हो गया, है ना, तो आग्नेय चट्टानों को फिर उसका निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टानों में ही आप देखोगे ना, तो यहाँ से पाया जाता है अभ्रक, समझते हैं आप लोग, अभ्रक क्या होता है, अभ्रक स्पार्कल्स जो होते हैं वैसा, वो भी इस चट्टान में ही होगा। इसका आर्कियन सेल समूह के चट्टानों में, इस चट्टान में आग्नेय का हिस्सा है, जो आग्नेय चट्टान पाई जाती है उसमें ही आपको अभ्रक भी मिलेगा। ठीक है, ये जो ग्रेनाइट है वो भी आग्नेय का ही हिस्सा है, कह सकते हैं कि वो भी आग्नेय चट्टान का ही एक पार्ट है। वैसे ही क्वार्ट्स, क्वार्ट्स चट्टान, क्वार्ट्स भी कैसी होती है, एक हार्ड
चट्टानों का क्रम है ना, मजबूत, इनका एक हिस्सा होगा। ठीक है, याद रहेगा था। बिल्कुल, पूरा का पूरा जो है आर्कियन सेल समूह एक एक एरिया है बड़ा सा, है ना। जैसे आप देखोगे कि अगर आप मिट्टी की बात करो, घर पे इतनी सारी मिट्टी ले आओ, वो पूरी मिट्टी एक जैसा होगी क्या? उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, पर ज्यादा मेजोरिटी पूरी उसी की होगी। वैसे इस चट्टान में पूरा आर्कियन है, और उस आर्कियन चट्टान में बीच बीच में कुछ अलग अलग चीजें मिलेंगी। जैसे मान लो किसी जगह पे अलग गर्म ज्यादा हुई, काफी समय तक गर्म रहा होगा, या दबाव ज्यादा रहा होगा, दबाव कम रहा होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, वो चट्टान जो है रूपांतरित हो गई। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, चट्टानों का प्रकार बन गया। चट्टाने जो है जैसे कि आग्नेय चट्टान है ना, उसका एक पार्ट है जो रासायनिक क्रिया चट्टान के अंतर्गत आएगा, और उसमें ही आपको ग्रेनाइट पत्थर मिल जाएंगे। वैसे ही अभ्रक के लिए अलग होगा, क्वार्ट्ज होगा, है ना, नीस और सिस्ट होगा। क्लियर। ये सेल समूह होते हैं ना, ये जीवाश्म रहित होते हैं। जीवाश्म रहित सेल समूह, जीवाश्म समझते हैं क्या, क्या होता है जीवाश्म? और कोई? ठीक है। और बहुत बेसिक सा चीज है, खुद से जो निकलते हैं। नहीं, बायो पढ़े हैं? देखो उसमें बायो में ना एक बेसिक 10th की बुक अगर पढ़े होगे, उसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे जीव जंतु है ना, जो मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना, और या पेड़ पौधे हैं, वो मिट्टी में होने के बाद उसमें से बन जाते हैं। सतह के अंदर मिट्टी के नीचे, जैसे मान लो कि हजारों साल पहले क्या हुआ, मान लो कि बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से क्या हुआ, एक लेयर जो है वो तकलीफ लेयर। अभी आप हो प्लेट में, यहाँ पे सुनामी आ गया, जितने भी लोग हैं सब गायब हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, दब जाएंगे। उसके ऊपर एक नया परत आ जाएगा। वो जो लेयर हो गया, दो मिट्टी के बीच में जो लेयर है, वो क्या होगा कि बिना सूर्य की रोशनी की लंबे समय तक वहाँ प्रोसेस होते जाएगा, और क्या बन जाएगा। किसी जीवाश्म का हिस्सा क्या होता है, कोयला भी है। किसी जीवाश्म का हिस्सा है आपका पेट्रोलियम। किसी का जीवाश्म का हिस्सा है आपका मीथेन गैस, एलपीजी जो आप निकालते हो चलाते हैं ना आप घर पे, एलपीजी के गैस जो है वो भी इसका हिस्सा है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जीवाश्म जब होगी ना जहाँ पे, वहां पे होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीवाश्म रहित। क्योंकि क्यों हो रहा है जीवाश्म रहित, ये बहुत ज्यादा गहराई पे है, जमीन के बहुत ज्यादा गहराई पे, और ऐसी जगह पे ना तो हवा पहुंच सकती है और ना तो सूरज की रोशनी। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जीवाश्म बन ही नहीं सकता। तो जीवाश्म कहाँ होगा, ये सतह पर ही हो सकता है, जहाँ पर सूरज की गर्मी पहुंच जाए, प्रकाश की किरण पहुंच जाए, वहां पर ही हो पाएगा। इस सेल समूह में आपको जीवाश्म नहीं मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें ना, छत्तीसगढ़ की जो ये वाली दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा में जो बैलाडीले की पहाड़ी है, वो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। बैलाडीला की पहाड़ी में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 12-10 मीटर, है ना। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है। यहाँ जो ये बैलाडीला की पहाड़ी है ना, वो इसका ही सेल समूह का हिस्सा है। इसलिए ना, बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन सेल समूह का हिस्सा है। सबसे पुरातन सेल समूह का हिस्सा है। बिल्कुल। क्या होता है देखो, चट्टाने अगर जमीन में विस्तार है तो एक बराबर तो नहीं होगी। नीचे अगर सतह में है तो एक बराबर तो नहीं होगी, है ना। जैसे मान लो कि बहुत सारे सतह बना दिया मैंने चट्टानों का, तो चट्टान एक बराबर नहीं होते। मान लो कि अगर मैं इसकी बात करूँ सबसे गहराई पे, हमारा जो आर्कियन सेल समूह है, ये कैसे होगा, किस तरह से ऐसे ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है ना, वो इसका ही हिस्सा है, सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा, जो बैलरली की पहाड़ी है ना, वो इसी का हिस्सा है। क्लियर है क्या? जैसे कि आप हिमालय पर्वत को देखते हो, है
हाँ, तो हिमालय जो है एक श्रृंखला है, उस हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वो भी कैसी है, इस तरह से ऊपर नीचे, और उसी में एक चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट। वैसे ही पर्वत जो है ना वो क्या होता है, एक श्रृंखला होती है, तो वैसे ही जो समूह है आर्कियन सेल समूह, वो भी क्या जमीन की गहराई पे है, पर वो कुछ चीजें बहुत ज्यादा गहरी भी होगी, कई जगह पे वो ऊंचाई भी होगा। छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है बलड़ीला की पहाड़ी, जो इसी का हिस्सा ही है। ठीक है, और यही जो चट्टान है इसमें ही आपको लोहा भी मिलता है। इसी का ही अपरदन से एक जो समूह बनेगा, बाद में भी आप आगे पढ़ोगे, उसमें आपको लोहा मिलेगा। ठीक, बताऊंगा कहाँ पे। आर्कियन के ही एक पार्ट होगा अपरदन से, जो नया चट्टान बनेगा उसमें मिलेगा लोहा। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, इतना याद रखना आर्कियन में। देखो ये जो धारवाड़ सेल समूह है, ये आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाला। ठीक है, ग्रीन वाला जो हिस्सा है वो धारवाड़ सेल समूह का है। ये जो धारवाड़ सेल समूह है, ये करीब 2.5 करोड़ वर्ष पहले की चट्टाने हैं। इनका जो जीवन अभी वर्तमान में देखोगे तो 2.5 करोड़ वर्ष हो गया। 2.5 करोड़ वर्ष पुराने पूर्व चट्टान है, ये सेल समूह है। ठीक है, और देखो इससे पहले हमने भी आर्कियन पढ़ा था। आर्कियन चट्टानों में मैंने बताया था एक नीस और सिस्ट चट्टाने, है ना। उस नीस और सिस्ट चट्टानों के अपरदन से, अपरदन मतलब क्या होता है, टूट फूट से। इस जमीन के अंदर क्या होती है, जो प्लेट होती है, चट्टाने होती है, वो क्या धीरे धीरे खसकती है। वर्तमान में जो हिमालय पर्वत का वो निर्माण हुआ है, वो भी कैसे हुआ है, प्लेटों के खसकने से। प्लेट जो है जैसे इस तरह से एक प्लेट है ना, उसके नीचे एक और प्लेट है, अभी क्या खसक रही है ऐसे, तो ये चट्टान कैसे होती जाएगी, ऐसे उठते जाएगी, उठते 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 एक चट्टान बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्कियन की चट्टान है, आर्कियन सेल समूह है, आर्कियन सेल समूह के चट्टान नीस व सिस्ट के अपरदन से, के अपरदन से धारवाड़ शैल समूह का निर्माण हुआ है। धारवाड़ शैल समूह का निर्माण हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। सारे जो चट्टाने हैं ना एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे, धीरे धीरे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बनेगा। तो आर्कियन से आपका धारवाड़ बन गया। देखो धारवाड़ जो समझते हो, धारवाड़ में क्या मिलता है, सबसे मेन चीज देखो, धारवाड़ जो है ना, धार मतलब समझना, लोहा। धारवाड़ का धार मतलब लोहा। इसमें जो सबसे प्रमुख आपको खनिज मिलेगा वो है लौह अयस्क, है ना। जब भी जो भी क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये मेकल रेंज का क्षेत्र है, कवर्धा राजनांदगांव से लेके कवर्धा गुरलापिंडा मारवाई थोड़ा सा बिलासपुर तक का क्षेत्र कवर कर जाता है ये मेकल रेंज। वहां पर आपको मिलेगा, है ना। वहाँ पे एक कवर्धा की एक जगह है जहाँ पे एक लामा, वहां पर ही मिलेगा। यहाँ पे आपका मोहला का क्षेत्र है, मोहला पे मिलेगा। कांकेर, है ना, कांकेर में कौन सी है, बालोद, बालोद का बेलडीला की पहाड़ी, वहां पर भी क्या है, वो आपका धारवाड़ का है, वहां पर भी आपको लोहा मिलेगा। आपका कांकेर आ जाओ, कांकेर है आपका, यहाँ पे नारायणपुर है, जहाँ पे राव घाट की पहाड़ी है, राव घाट माइंस आपने सुना होगा, वो क्षेत्र पूरा धारवाड़ का है। दंतेवाड़ा में आ जाओ, दंतेवाड़ा में आपका बेलाडीला की पहाड़ी, है ना, एनएमडीसी यहाँ पे, है ना, एनएमडीसी, बचेली, किरंदुल, ये 2 यूनिट है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ दोनों जगह पे लोहा मिलता है। क्यों लोहा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर धारवाड़ की चट्टाने हैं, और धारवाड़ में क्या मिलती है, लोहा मिलती है। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह में जो प्रमुख खनिज है वो है लोहा। ठीक, ये चट्टान है वो आर्कियन के ऊपर होगी, सेल समूह आर्कियन के ऊपर होगी, पहला चीज तो। जो भी आपको मैंने बताया उसको 3 सीरीज में डिवाइड किया गया, जितना भी एरिया बताया ना मैंने, उसको 3 सीरीज में डिवाइड किया गया, 3 सीरीज में बांटा गया है। सबसे पहले दुर्ग सीरीज, सबसे पहले दुर्ग सीरीज, दुर्ग सीरीज में आपका जो चिल्की घाटी है,
चिल्फी घाटी सुने हैं क्या? कहाँ पे है चिल्फी घाटी? एमपी बॉर्डर गए हैं? यहाँ से अमरकंटक के पास चिल्फी घाटी पर मिलेगा आपको। चिल्फी घाटी जो क्षेत्र है वहां पर ये पूरा मिल जाएगा। सेकंड है रायपुर। देखो रायपुर में ये वाला जो महासमुंद का एरिया है, सोना खान का क्षेत्र, वहां पे मिलेगा आपको सोना खान। महासमुंद का सोना खान है, वहाँ क्षेत्र है रायपुर सीरीज में। और तीसरा है बस्तर सीरीज, जहाँ पे आपको लोहा मिलेगा, लोहा अयस्क मिलता है। दंतेवाड़ा बेलाडीला की पहाड़ी वाला क्षेत्र, इसमें सभी आ जाएगा आपका, कांकेर वगैरह सब आएगा। कांकेर, नारायणपुर कुछ क्षेत्र भी ले लो उसमें। ये जितने भी एरिया है जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ से यहाँ तक काउंट केमिकल से लेकर दंतेवाड़ा तक, इन पूरे क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांट दिया है ना, जिले हिसाब से। दुर्ग क्षेत्र, दुर्ग सीरीज दुर्ग संभाग में कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, रायपुर संभाग में कहाँ, और बस्तर संभाग में कहाँ। अब देखोगे पूरा कहाँ से, यहाँ पे दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग में ही है। तो सीरीज में बांट दिया। सीरीज मतलब क्या होता है, एक एरिया जहाँ पर ये धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है क्या? अब देखो जो नीच चट्टान थी, है ना, ये शीर्ष चट्टाने हैं, इन चट्टानों से में ही क्या होगा, आग्नेय चट्टान का भी काम होता है। और उस आग्नेय चट्टान में आपको मिलेगा ग्रेनाइट भी। अच्छा, यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रेनाइट, है ना, क्योंकि एक हिस्सा किसका है, आर्कियन का ही है ना। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेनाइट मिलेगा, अलग अलग क्वालिटी की। है ना, नीच चट्टान भी इसी का हिस्सा ही होगा, क्योंकि नीच चट्टान से ही जो है ना इनका निर्माण हुआ है। तो नीच चट्टान ही मिलेंगे, सारे कठोर चट्टाने हैं। ये चट्टाने यहाँ से मिल जाएंगी। और इन चट्टानों से जो खनिज मिलेगा, जो मुख्य खनिज है, जो खनिज, मुख्य खनिज यहाँ से मिलने वाला है, वो है लौह अयस्क। लौह अयस्क, लौह अयस्क सभी देखिए ना। जैसे कि आप दल्ली राजरा अगर पहुंच जाओ, दल्ली राजरा में देखना वहाँ की चट्टानों का रंग कैसा है, लाल, है ना। वो लौह अयस्क की ज्यादा वजह से होती है। उसमें फेरस ऑक्साइड जो होता है वो ज्यादा होता है, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाल रंग का हो जाता है ना। तो ये एक फेरस ये हो गया। दूसरा इसमें याद रखना, कोरंडम। हीरा के बाद दूसरा सबसे कठोर धातु, है ना, बहुमूल्य रत्न में से एक है। हीरा जैसे समझते हो ना, हीरा कैसा होता है, वैसा ही दिखेगा, कलरफुल पे होता है ये। गरीबों का रत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक। और एक याद रखना है, टिन। साहब कहाँ मिलेगा आपको, बस्तर यही मिलेगा आपको, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा क्षेत्र में मिलने वाला। टिन जो है पूरे विश्व में केवल और केवल हमारे पास छत्तीसगढ़ में, पूरे विश्व में, भारत में, छत्तीसगढ़ में उत्पादन और भंडारण में दोनों में प्रथम है, 100%, क्योंकि ये और कहीं नहीं मिलता। धारवाड़ सैल सम रत्न है एक, जैसे आभूषण बनता है, डायमंड जैसा है ना, आभूषण बनाने में ऐसा काम आता है। हाँ, बस्तर में मिलेगा। हम वापस से एक देखो, ये तो एक चट्टान के बारे में पढ़ रहा हूँ। इसके बाद अगला जो होगा चट्टानगढ़ मिट्टी का, एक पूरा एक सेक्शन पढ़ोगे कि भाई इन चट्टानों से ही मिट्टी बनेगा, मिट्टी के कौन कौन से प्रकार है। फिर उस मिट्टी चट्टानों में ही आपको मालूम है कि क्या क्या मिलने वाले हैं, फसल मिलेंगे। तो कृषि उसमें पूरा आ जाएगा, कृषि के आधार पे ही फिर जल जो है, जल का एक सेक्शन आ जाएगा, पूरा नदी आ जाएंगे, है ना। ये निर्धारित करेंगे ना जो पर्वत, ये जो चट्टाने हैं, इसकी ऊंचाई के आधार पे ही नदियों का जो बहाव है वो निर्धारित होता है, किस दिशा में बहेगी। जहाँ ढलान ज्यादा होगा वहां पे क्या होगी, वो बहती जाएगी, वो डिसाइड करेगा। इसके आधार पे ही उसके अंदर जो खनिज है ना, कि किस चट्टान में कौन सा खनिज मिलेगा, कहाँ पे कौन सा खनिज है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो
सबका अलग सेक्शन एक एक बनना जाएगा, पर बेस यही है, इससे ही बाकी चीजों पे आप जाओगे डिटेल पे। अभी बस बेसिक समझते चले, इतना याद हो जाएगा धारवाड़ में। कडप्पा सेल समूह। देखो अभी जो आपने ग्रेनाइट पढ़ी, आपको पता ना ग्रेनाइट, आप समझ पा रहे हो आर्कियन से क्या बना, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से ही आपका धारवाड़, है ना। डिपेंड करता है अपर्दन के तरीके से, दो चट्टानों को अगर घिसोगे तो अलग मिट्टी मिलेगी, और चट्टानों के अगर ऊपर से पानी बह के निकल गई तो अलग। तो उनके हिसाब से क्या हो रहा है, चट्टानों का क्रम अलग अलग हो रहा है। ये ग्रेनाइट जो चट्टाने हैं उनके अपर्दन से क्या बना है, कडप्पा चट्टान। ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से कडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ है। हड़प्पा सेल समूह का निर्माण हुआ है ना। और ये एक अवसादी क्रम के चट्टाने हैं। यहाँ से आपको बात करें ना, अगर किस तरह के सेल समूह है, तो एक अवसादी है। अवसादी समझते हैं क्या होता है, सेडिमेंट समझते हैं क्या, क्या होता है सेडिमेंट्री, जमाव, है ना। देखो ये क्या होता है, अवसादी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये ना बहुत भंगूर जैसा होता है। भंगूर मतलब समझते हो, जैसे पाउडर को उठाओगे ऐसे तो क्या टूट जाएगा, वैसा। तो इस चट्टानों से ना जो मुख्य खनिज मिलेगा वो है चूना। हड़प्पा सेल समूह, देखो ये वाला जो मेन रेंज है छत्तीसगढ़ का, जो मध्य हिस्सा है, यहाँ पे मिलता है क्या, हड़प्पा सेल समूह। हड़प्पा सेल समूह में सबसे प्रमुख जो खनिज मिलता है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है उसका केमिकल रजिस्टर, CaCO3, CaCO3, चूना पत्थर क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ये है आपका चूना। अब देखो क्या होता है, चूने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये नहीं है कि आप घर में कलर करने के लिए कर दो। चूने का मेन जो इस्तेमाल होता है वो सीमेंट बनाने में होता है ना। चूने का जो मेन इस्तेमाल है वो सीमेंट बनाने को। देखो चूना से जो है ना सीमेंट बनेगा, उसमें निकलता है जिप्सम, जिससे वो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, कठोर होता है। दो सेक्शन ही है। तो आप देखना जितने भी सीमेंट कारखाने होंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, जहाँ भी सीमेंट कारखाने, वो कहाँ है, यही पे ही है, इस रेंज में ही है। यहाँ दुर्ग से लेकर ये बलौदा बाजार, रायपुर का एरिया, रायगढ़ तक का एरिया पूरा, आपको क्या होगा, पूरे सीमेंट, आपका सीमेंट कारखाने जो हैं वो लगे होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कडप्पा सेल क्रम के हैं जहाँ से चूना मिलता है, क्योंकि वही तो इनका रो मटेरियल है। ठीक है। वैसे अगर बात करूँ यहाँ पे, यहाँ पहला जिला में क्या है, NMDC है, लोहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लोहा कारखाना होगा। तो जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है ना, वो डिपेंड करेगा कि किस जगह पे कौन सा रॉ मटेरियल मिल रहा है, उसके हिसाब से वहां पे स्टेबल होंगे। ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि यहाँ पे चूना लगा दो और यहाँ से लेके आओ, नुकसान है उससे, तो जहाँ पे वहीं पे लगाओ, इस तरह से काम होगा। तो अवसादी सेल क्रम की चट्टाने हैं, पहला चीज। और क्या पढ़ा था इसमें, 25 से 30% एरिया छत्तीसगढ़ का, 25 से 30% क्षेत्र पे इसका विस्तार है। और ये पूरा 25 से 30% क्षेत्र जो है मुख्य रूप से आपका छत्तीसगढ़ के मध्य जो क्षेत्र है वहीं पर ही होगा। थोड़ा बहुत इधर पे बस्तर संभाग में मिलेगा, आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है दिख जा रहा होगा आपको, ये आपका कडप्पा में आ जाएगा इस तरह से। कडप्पा सेल का हिस्सा होगा थोड़ा बहुत, पर मेन जो कहाँ पे, मध्य पे। अब बात करें कि नामकरण कैसे हुआ हड़प्पा का। ठीक है। क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है जहाँ के सेल समूहों का नाम है कडप्पा। आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसका नाम ही है, क्षेत्र का नाम कडप्पा। ठीक है। और उस जगह पे जो सेल समूह समूह पाया जा रहा था वो भी इसी क्रम का ही था, चूना वाला। और उसका नाम क्या पड़ गया, कडप्पा। एरिया के हिसाब से उस सेल समूह का नाम पड़ गया कडप्पा, और उसके आधार पे हमने भी क्या बना, ये जो सेल समूह कैसा है, कडप्पा क्रम का सेल समूह। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के शेल के नाम पर नामकरण हुआ है। ठीक है। जो प्रमुख अयस्क है
वो आपको समझ आ गया है क्या मिलेगा इसमें? चूना। ठीक। इसके अलावा इसमें मिलेगा थोड़ा मात्रा में डोलोमाइट। डोलोमाइट का इस्तेमाल भी आपको पता है, इसीलिए ही होता है थोड़ी मात्रा में। ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है ना, उसमें डोलोमाइट का भी इस्तेमाल करती है। और थोड़ा सा पाया जाएगा क्वार्ट्ज। ये 3 तरह के खनिज जो है यहाँ पे पाया जाएगा। क्वार्ट्ज। ठीक। प्राचीन में इसको पूरा संघ के नाम से भी जाना गया। पूरा संघ के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है। पूरा संघ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अगर उद्योग की बात करें तो सीमेंट उद्योग स्थापित। सीमेंट उद्योग जो है इसमें स्थापित होते हैं। सीमेंट उद्योग। देखो 3 चीजें पढ़ ली। आर्कियन समूह आपको समझ में आ गया, वहां से आपको ग्रेनाइट मिलेगा, नीलशिस्ट चट्टानें मिलेंगी, है ना, और आग्नेय चट्टानें मिलेंगी जिसमें आपको अभ्रक वगैरह मिलेगा। फिर दूसरा हमने पढ़ा था धारवाड़ से मुख्य खनिज कौन सा उसमें? धारवाड़ में मुख्य खनिज कौन सा मिलेगा? लोहा। लोहा है। ठीक है, धार समझ जाना कि धार जो चीजें होती है किसकी होती है? लोहे की। तो धारवाड़ से लोहा। तीसरा हड़प्पा। हड़प्पा में क्या मिलेगा? मुख्य खनिज चूना मिलेगा। 3 चीज यहाँ से पहले याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ चौथे। गुड़वाना सेल समूह। चौथा है गुड़वाना सेल समूह। तो भूगर्भिक वैज्ञानिक है, शोध करता है, जिसका नाम है मैटलिक कॉट। मैटलिक कॉट। इनके द्वारा 1872 में इसका नामकरण हुआ। नामकरण कैसा होता है? जिसने सबसे पहले जो चीज देखी उसका नाम रख लेगा। लेकिन भाई चांद पे पहुंच गए आप, जिस जगह पहले उतरे वहां पे अपना नाम रख लो कुछ भी, वो आपका है। वैसे ही जहां पर भी क्या हुआ, इस सेल समूह को सबसे पहले ढूंढने वाले कौन थे? मैटलिक कॉट। कब ढूंढा? 1872 में। और देखते उसका नाम रख लिया कि ये क्या है आपका? हड़प्पा। ठीक है, इस तरह से उसका नाम रखा। अब समझो यहाँ पे आगे बात करें अगर छत्तीसगढ़ के में, ये देखो ये जो सरगुजा संभाग का ये वाला एरिया जो है, ये है आपका गोंडवाना सेल समूह, जो ऑलमोस्ट 17% है। 17% एरिया कवर करता है। अब देखो ये जो पूरा जो गोंडवाना सेल समूह है, इसको 3 सीरीज में बांटा गया है, बोल सकते हैं 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 सीरीज में बांटा गया है। 3 सीरीज कैसे कैसे? एक है आपका ऊपरी गोंडवाना, नेक्स्ट है मध्य गोंडवाना, और तीसरा है निचली गोंडवाना। निचली गोंडवाना। इस तरह से 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें से जो मध्य गोंडवाना है इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, इसलिए आप देख रहे हो कि मैप में भी बना नहीं है। जो मध्य गोंडवाना है इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसलिए इसका मैप में भी चित्रण नहीं है। ऊपरी गोंडवाना आप देखोगे तो आप पूरे हिस्सों को समझ रहे हो, जिले आपको समझ में आ रहे हैं यहाँ पे किस तरह से होंगे, है ना। इस तरह से यहाँ एमसीबी होगा, कोरिया होगा, सूरजपुर, बलरामपुर। उसका आधा हिस्सा काट लो दिमाग पे, उसका ऊपर ऊपर जो क्षेत्र है ना, वहां सब जगह पे मिलेगा आपको ऊपरी गोंडवाना। और वही उसके जो नीचे का हिस्सा बचा आपको, है ना, निचला हिस्सा जो बचेगा यहाँ से, वो पूरे जगह पे मिलेगा आपको निचले गोंडवाना। अब देखो निचले इस गोंडवाना पे अब कौन सा खनिज मिलेगा उस पर ध्यान देना। जो गोड़, छत्तीसगढ़ में गोड़ का मतलब क्या होता है? पैर, पाँव से होता है ना, छत्तीसगढ़ में गोड़। यहाँ पे मिलता है कोयला। आप चलोगे कोयले पे तो कैसा होगा? पैर काला हो जाएगा। उससे याद रखो कि क्या मिलेगा गोंडवाना में? कोयला। सबसे प्रमुख खनिज यहाँ पे कोयला। अब देखना यहाँ पे जितने भी कोल माइंस होंगे ना, यहीं पे ही होंगे सबसे ज्यादा। क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होगा, जो प्रमुख खनिज जो मिलता है वो क्या है?
कोयला। और देखो खनिज कैसा होता है, यहाँ पर जो आसपास नदी की घाटी है वहां पर भी बह के एक लेयर जम जाती है। घाटी समझते हो, जैसे इस तरह से अगर कोई नदी है उसके आसपास का ये वाला क्षेत्र जो होता है पचरी जिसको बोलते हैं, वो गीला होता है और मिट्टी के वहाँ कैसा चिकना होता है एकदम, है ना। तो इसमें जमीन के अंदर से जो पानी होता है वो क्या करता है, कोयले को लेके आती है और बहाव के साथ धीरे धीरे क्या होता है साइड साइड पे इकट्ठा होती जाती है। तो उस नदी के घाट पे साइड साइड पे भी क्या होगा, पूरा कोयले का एक क्षेत्र है ना। तो कोयले की खदान पूरा यही मिलेगी आपको। तो इसके अलावा यहाँ पर देखो ये पूरा एरिया होगा वैसे ही, है ना। कुछ एरिया यहाँ सरगुजा में भी है और रायगढ़ का क्षेत्र जो है, रायगढ़ में जो नदी होगी आप केलो नदी, रायगढ़ क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है केलो नदी है ना। वैसे ही यहाँ से देखो इस नदी, ये तो मेन इसका बहाव है। अब नदी बताने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो जो नदी का उद्गम होगा वो क्या करेगी, अपने साथ जमीन से कोयला निकालेगी और साथ में लेके आ जाएगी। तो हसदेव नदी जो है हमारी, जो हसदेव नदी जहाँ पर मिनी माता डैम है ना, हसदो बागो डैम छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बांध है, 87 मीटर हाइट है उसकी, है ना। और बहुत देसी परियोजना वहाँ चल रही है। बहुत देसी मतलब क्या होता है, सिंचाई बिजली हर तरह के काम वहाँ पे हो रहे हैं। वो हसदो बागो है ना, यहाँ से होगी, यहाँ से उद्गम स्थल है। इस तरह से बहते आती है यहाँ कोरबा पे और आके महानदी में विसर्जित हो जाती है। उस नदी के साथ साथ कोरबा का जो एरिया है ना, गेवरा मुकुंदा, ये एरिया जो होता है वहां पर भी क्या होगा, कुसमुंदा, पूरा आपको मिलेगा कोयला। ठीक है। वो जहाँ नदी जो है क्या करेगी, अपने साथ खनिज लेके आ जाती है, बहा के लेके आएगी साथ। तो इस एरिया में भी घाट पे क्या मिलेगा, वो पूरा कोयला मिलेगा। वैसे केलो नदी भी इस तरह से आएगी यहाँ पर से, तो केलो नदी में भी क्या होगा, साथ साथ आसपास में रायगढ़ क्षेत्र में भी आपको मिलेगा कोयला। अभी देख रहे हो ना ओपी जिंदल का है ना, स्पंज आयरन है, उसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे इंडस्ट्री है जो कोयला से सब संबंधित है। तो पूरे ये सबसे बड़ी घाटी यही पे ही है ना, माइंस यही पे लगे हुए हैं। क्लियर। देखो यहाँ पे जो विस्तार है गोंडवाना का वो दो ही है, ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना। यहाँ पे पूरा खनिज मिलता है, पर यहाँ पे कोई माइंस क्यों नहीं होगा सोचो। पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम एरिया, संसाधन नहीं है ना, दूर हो जाता है। इस वजह से आप हमेशा क्या करते हो, जहाँ पे आपको नजदीकी हो, बाकी रिसोर्सेज आसानी से मिल जाए वहीं पे करोगे। अब देखो कोयला, कोयला का अगर आपको प्रोडक्शन करना है, खान है, उसके साथ बहुत सारी चीजें लगेगी आपको, बिजली भी लगेगा, पानी भी लगेगा, है ना, रॉ मटेरियल और भी बहुत सारे लगेंगे, तो वो भी तो आपको चाहिए। तो आप क्या करोगे, ऐसी जगह पे स्थापित करोगे जहाँ से आपको हर चीज आसानी से मिल जाए, पानी बिजली। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कोरबा और रायगढ़ के हिस्से में लगा दी, क्योंकि खनिज तो वहां से मिल के आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो खनिज खत्म हो गया, धीरे धीरे ऊपर बढ़ जाएंगे, सरगुजा में चले जाएंगे, फिर सूरजपुर, ऐसा करते करते पहुंच जाएंगे। पर जहाँ पे उनको सुविधा ज्यादा है, आसानी से मिल रही है, वहां पर वो रहेंगे। तो कौन कौन सी नदी देखो यहाँ पे लिख लो, हसदो नदी, हसदो नदी घाटी, मांड नदी घाटी। देखो मांड नदी जो मैन पार्ट एरिया समझते हो, मैन पार्ट सुने, सरगुजा का मैन पार्ट, है ना, जहाँ पे टूरिज्म एरिया है। छत्तीसगढ़ का शिमला है, इको पॉइंट है, फिश पॉइंट है, टाइगर पॉइंट है, दलदली क्षेत्र है ना। वो दलदली देखो ना, जैसे पानी मिट्टी जो है उसमें ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है, जंप करोगे तो ऐसा लगता है। वो दलदली क्षेत्र बोलते हैं। अभी जाओगे तो पूरा कीचड़ हो गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या होता है, सबको एक्सपेरिमेंट करना है। दलदली क्षेत्र कैसा होता है, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि भाई वहां पर घेर के रखो, सिक्योरिटी होना चाहिए, तो कोई नहीं है। अब जो लोग है वो क्या करते हैं कि भाई इसके अंदर भरा क्या है, तो वो गड्ढा कर रहे हैं अंदर से, है ना। तो वो दलदली क्षेत्र भी खराब हो गई, फिर पानी तो रहता है, वो कीचड़ पूरा फैल गया, तो दलदली क्षेत्र खराब हो गया। तो मांड नदी घाटी, मांड नदी का उद्गम कहाँ से, सरगुजा के मेन पार्ट से। अब वहां से बह के कहाँ आती है, नीचे ही आएगी। मांड नदी नीचे बह के आती है, तो महानदी पे आके मिल जाएगी, तो वहां पर ही मिलेगा। वैसे ही ऊपर से एक और नदी आती है, इसको बोलते हैं केलो नदी। केलो नदी जो कि रायगढ़ में मुख्य रूप से नदी है। जैसे दुर्ग की कौन सी है, शिवनाथ, दुर्ग की प्रमुख नदी कौन सी, शिवनाथ, रायपुर की खारून। वैसी ही रायगढ़ का कौन सा, केलो नदी, केलो नदी। और इस नदी, केलो नदी जो घाटी है, यहाँ पर भी आपको कोयला मिलेगा। नहीं, केलो नदी जो है ना जसपुर से होता है, लुड़ेंगा, लुड़ेंगा पार्ट, है ना। जब नदी बताऊंगा तो वहां पे याद करना। यहाँ पर जसपुर में एक लुड़ेंग की पहाड़ी है, लुड़ेंग की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है।
रायगढ़ की तरफ आती है और मिलती है। ठीक, इस तरह से ये 3 नदी घाटी जहाँ पे आपको कोयला मिलेगा। दक्कन ट्रैप सेल समूह। अब देखो मैप पे देख लो, दक्कन ट्रैप, ये जो शेडेड एरिया है, ये वाला, ये पूरा, है ना, ये है आपका दक्कन ट्रैप। अब समझो जो दक्कन ट्रैप चट्टान है, ये कैसे हुई? जब भी ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी अपने साथ क्या करती है, जमीन के अंदर से खनिजों को जलाकर बाहर लेके आती है ना? उस खनिज में होता है बेसाल्ट, चट्टाने, और उस बेसाल्ट चट्टानों से ही इसका निर्माण हुआ है, किसका? दक्कन ट्रैप। और ये चट्टाने अगर देखोगे तो यहाँ पर ये वाला एरिया, ये एरिया मतलब देखोगे छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र, खासतौर पे जसपुर का पाट प्रदेश है, रायगढ़ का एरिया है, सरगुजा का क्षेत्र है, यहाँ पे कवर्धा कबीर धाम का क्षेत्र है, यहाँ पर ये चीजें पाई जाएगी। ठीक, तो ज्वालामुखी से प्राप्त बेसाल्ट चट्टानों से इस सेल समूह का निर्माण हुआ है ना? वो क्या होता है, ज्वालामुखी निकलती चट्टाने बहुत सारा टूटेगी फूटेगी, और लेयर बस लेयर क्या होगा, एक पूरा सीरीज जम जाएगा, उससे चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये जो अ, दक्कन ट्रैप सेल समूह है, इसको आपको मालूम चल गया कैसे ये अस्तित्व में आया। इससे ही जो मिट्टी आपको मिलेगी वो है लेटराइट मिट्टी। जब आप मिट्टी पढ़ोगे ना, तो लेटेराइट मिट्टी होती है। वो प्राप्त होती है। लेटराइट मिट्टी क्या होता है, जो भवन निर्माण होता है ना, उसके लिए होता है, बहुत ठोस होता है, कठोर होता है। क्योंकि मिट्टी क्या होगा कि जब ज्वालामुखी फटेगी, अपने साथ ना टुकड़ों में बहुत सारे निकाल के ऐसे लेके आती है, जैसे कि आप देखते हो ना, बंजर जैसे होता है, जमीन होती है, उस तरह से होगा उसमें। जो ग्राउंड पे आप देखते हो गोल गोल कंकड़ रहता है, क्या बोलते हैं उसको, मुरुम, उस तरह के पत्थर को रहेंगे इसमें, बहुत सारे, बहुत ज्यादा कठोर पत्थर होते हैं। और इस तरह की मिट्टी जो होती है ना, आप देखना नॉर्मली क्या करोगे, आप भवन निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। इन चट्टानों का निर्माण जो है ना, निर्माण कार्य में इसका प्रयोग होता है। अब सबसे बड़ी जो बात होती है कि जगह पे मिलता क्या है ना, इस मिट्टी पे आप देखोगे कि ये जो मिट्टी होती है आसानी से, जो यहाँ जसपुर का एरिया है, वहाँ पे कैसा होता है, ढलान ज्यादा होता है, घाट ज्यादा है, तो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है वहाँ पे। इस तरह से जैसे पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी है, इस तरह से सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे खेती होती है, जैसे चाय की खेती। यहाँ पर क्या है, एक तो एनवायरमेंट ठंडा, एनवायरमेंट कैसा ठंडा होता है, और ये जो मिट्टी होती है वो जल्दी कटेगी नहीं, क्योंकि चट्टान कैसे होते हैं, चट्टान में अगर आप कटाव नहीं बनाओगे, इस तरह से घाट जैसा होता है ना, नहीं बनाओगे तो क्या होगा, पूरी मिट्टी जो है खसक के नीचे आ जाएगी। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, और यहीं पे जो है ना, अलग अलग तरह की, जैसे टमाटर की खेती सबसे ज्यादा यहीं पे हो रही है, सबसे ज्यादा यहीं पे होती है। बगीचा एक तहसील है, वहाँ सबसे ज्यादा होता है ना। और चाय की जो खेती है, तंबाकू की है ना, ड्रैगन फ्रूट, जितने तरह के आप देखते हो नया नया, वो सबके लिए उपयुक्त ही मिट्टी है, जगह है और स्थान भी है, क्योंकि क्लाइमेट और मिट्टी दोनों का महत्व होता है किसी भी चीज के प्रोडक्ट उत्पादन के लिए। तो इस तरह से ही होगा। तो देखो लेटराइट मिट्टी की बात हो गई। अब बात करते हैं कौन सी खनिज यहाँ से मिलता है, वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट जानते हैं क्या होता है? बॉक्साइट जो है खनिज होता है, इससे कौन सा हैस्क मिलेगा? एल्यूमिनियम, है ना। बॉक्साइट को जब आप प्रोसेस करोगे तो आपको मिलेगा एल्यूमिनियम। क्या यूज होता है एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम जो है बहुत कीमती, है ना, धातुओं में से एक है। वजन में बहुत हल्की होती है लोहे के कंपेरिजन में, टिकाऊ होती है। आप जितने भी वायुयान देखते हैं, है ना, एरोप्लेन जो देखते हैं, वो किससे बनता है? एल्यूमिनियम से ही बनता है।
है ना? अभी वर्तमान में आप जितने भी एप्लीकेशन देखते हो घर पे आस-पास के, आप एल्यूमीनियम का इस्तेमाल से ही होगा, है ना? आसानी से ही उपयोग में लाए जा सकते हैं और जंग रोधक होते हैं, जंग नहीं लगता इससे और हल्की होने की वजह से होता है। जैसे वर्तमान में आप देखोगे ना तेजस, भारत ने क्या किया, सबसे हल्की लड़ाकू विमान बनाया था तेजस, जो वो एल्यूमीनियम की बनी थी, है ना? टिकाऊ होने के साथ-साथ, मजबूत होने के साथ-साथ वो हल्की भी है वजन में। इन्हीं चट्टानों को, ये जो डक्कन ट्रैप की जो चट्टान है ना, विशाल चट्टानों इकट्ठे होने से डक्कन ट्रैप जो है सेल समूह बना और इन्हीं चट्टानों के टूटने से टूट कर क्या होता है, लेटराइट मिट्टी जो है उसका निर्माण होता है। मिट्टी कैसे बनता है, चट्टान ही तो है। अब उनको तोड़ो घिसो, धीरे धीरे वो एकदम चिकना फॉर्म में बनेगा, तो वही मिट्टी बन जाता है। नेक्स्ट है लास्ट, विंध्यांश विद्यान विंध्यन देखो विद्यन जो सेल समूह है ना, अगर इसकी बात करूं तो जो ग्रेनाइट है और नीच चट्टान है वो उसका ही हिस्सा है। ग्रेनाइट, नीच चट्टाने ही विद्यांचल सेल समूह का ही एक हिस्सा है। और ये जो विद्यांचल सेल समूह में जो ग्रेनाइट और नीच चट्टाने हैं, ये रायगढ़ के आसपास क्षेत्र में पाए जाएंगे। रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में ये जो चट्टाने हैं, जो विद्यान सेल समूह का हिस्सा है, वो पाए जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला था कि विद्युत सेल समूह का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, तो बोलते हैं नगण्य विस्तार। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में जो विद्यन सेल समूह है उसका विस्तार बहुत कम है, नगण्य है या निम्न है ना? इसमें बहुत ऐसे भी लिख सकते हैं, नगण्य या निम्न या कम विस्तार है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो कडप्पा सेल समूह में जो पाया जाने वाला चूना जो है वो इसका ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के कडप्पा सेल समूह के खनिज चूना पत्थर, इनका ही एक इनका ही एक हिस्सा है, इनका ही एक हिस्सा है। क्लियर है? इतना याद रखना है इस विद्युत, इतना आपका हो गया भूगर्भिक संरचना खत्म। देखो समझ में आया कि कोई डाउट है तो बताओ। आ गया समझ में? देखो मेन मेन खनिज तो समझ गए होगे, मेन मेन खनिज तो समझ गए होगे। आर्कियन तो मेन है, आर्कियन सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है ना? जहाँ से वो बाकी जो चट्टान है और सेल समूह है उनका निर्माण हुआ है, वहाँ पे मुख्य तौर से आपको ग्रेनाइट, नीसिस्ट, आग्नेय चट्टान जो है यहाँ मिलेगा और उसमें ही आपको अभ्रक वगैरह मिल जाएगा, है ना? उसके बाद हमने देखा था 50% छत्तीसगढ़ में देखा जाए, छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, धारवाड़, धारवाड़ में कौन सा मुख्य लोहा है इसका, लोहा मिलेगा, लोहा लोहा जो है उसमें मिलता है। ठीक, उसके बाद पढ़ा हमने हड़प्पा सेल समूह, इसमें कौन सा खनिज, चूना। उसके बाद गोंडवाना सेल समूह, उसमें कौन सा खनिज, कोयला। और लास्ट में फिर हमने क्या पढ़ा, ये वाला दक्कन ट्रैप, इसमें क्या मिलता है, ऑक्साइड प्रमुख है इसमें, और लास्ट में विद्यन सेल समूह है, ये इसमें कुछ खास नहीं है ना? तो 5 ही मेन है, ये तो इसका एक पार्ट है। ठीक, तो आज की क्लास में छत्तीसगढ़ में इतना, अगली क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे का मिट्टी। ठीक, मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ, वो अगली क्लास।